दरअसल एंटीलिया का पूरा मामला जो आगे बढ़ते बढ़ते पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर गाज गिरने के तौर पर सामने आया और अब कोर्ट में भी ये मामला है। लेकिन मनसुख हिरेन मर्डर केस भी जो यहां इसी मामले के बीच सुर्खियों में था, एनआईए अब इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। एटीएस ने ये केस एनआईए को सौंप दिया है। अब तक आपको बता दें, महाराष्ट्र पुलिस की एटीएस इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन इससे अलग एनआईए भी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, क्योंकि जिलेटिन की जो छड़ें एक लावारिस गाड़ी में एंटीलिया के बाहर मिली, उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर किस मकसद से ये यहां रखा गया, कहां तक इस मामले के तार फैले हुए हैं। बीजेपी और अघाड़ी सरकार आमने सामने है, तो ये मामला न सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित हो गया बल्कि दिल्ली तक सदन में इसकी गूंज सुनाई दी थी। अब इस केस की जांच, मनसुख हिरेन मर्डर केस की जांच एनआईए करेगी। हमारे साथ विद्या जुड़ गई और जानकारी के साथ। विद्या, केस सौंप दिया गया है एनआईए को, हालांकि एनआईए को लेकर भी सवाल तो शिवसेना की तरफ से खड़े किए गए थे। खुद संजय राउत ने स्टेटमेंट दिया था। जी देखिए, पूरे मामले में एटीएस कतई मूड में नहीं थी कि मनसुख हिरेन का जो केस है वो एनआईए को जाए। यहाँ तक कि एनआईए की अदालत में एटीएस ने एप्लीकेशन फाइल किया था ये कहते हुए कि उनको सचिन वजे का कस्टडी चाहिए। यही वजह है कि एनआईए को कल जाकर उन्होंने एटीएस की जो अदालत है जो थाने में, वहां जाकर उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की और कहा कि बाकायदे 3 दिन हो गए हैं नोटिफिकेशन जारी किए हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, लेकिन अभी तक एटीएस उनको डॉक्यूमेंट नहीं दे रही है। और यही वजह है कि उस एप्लीकेशन में उन्होंने ये कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी मनसुख हिरेन के मर्डर केस के, वो सारे के सारे एनआईए की अदालत को ट्रांसफर हो जाने चाहिए। इसी पर एप्लीकेशन पर कल जो एप्लीकेशन फाइल की थी एनआईए ने, उस पर आज अदालत ने पूरी सुनवाई की और उसके बाद आदेश पारित करते हुए एटीएस को हैंडओवर करने का आदेश दिया है। एटीएस कतई चाह नहीं रही थी कि ये केस जाए एनआईए को, लेकिन आदेश के बाद उन्हें हैंडओवर करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि कल जब सचिन वजे की कस्टडी के लिए एनआईए सचिन वजे को लेके आएगी एनआईए कोर्ट में, क्या उस समय फिर भी एटीएस कहती है, दावा ठोकती है और कहती है कि उन्हें अभी भी कस्टडी चाहिए, या आराम से वो एनआईए को पूरी कस्टडी और डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार है। शुक्रिया विद्या आपका इस जानकारी के लिए। एंटीलिया केस और मुंबई पुलिस के वसूली कांड को लेकर आज बीजेपी और शिवसेना के बीच जमकर तू-तू मैं हुई। राज्यपाल से मिलने गए बीजेपी नेताओं ने सत्ताधारी गठबंधन पर वसूली की रकम बंटवारे से लेकर आरोपियों को बचाने तक के आरोप मढ़े, तो पलटवार में शिवसेना भी पीछे नहीं रही। ये जो रिपोर्ट केंद्रीय गृह सचिव जी को दी गई है, ये छोटा फटाका है या बड़ा बम है, ये तो जल्दी ही सामने आएगा। लेकिन जो कहते हैं कि ये छोटा सा फटाका है, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर ये बहुत छोटी बात थी तो 25 अगस्त 2020 से आपने इसको छुपा कर क्यों रखा? वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर इसके माध्यम से सीधी उंगलियां उठती है? वो कौन लोग हैं जो कन्वर्सेशन में आते हैं? वो कौन लोग हैं जिन तक माल पहुंचता है? वो कौन लोग हैं जो इसका कोऑर्डिनेशन करते हैं? ऐसे लेटर का क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को पूरा पता होना चाहिए। और मैं ऐसे 10 लेटर दे सकता हूं जहां बीजेपी की सरकार है और वहां के बड़े अधिकारी ने इस प्रकार से लेटर मुख्यमंत्री को लिखे है, तो ये लेटर बॉम्ब जो है वो ओम खुश हो गया। पुलिस महाराष्ट्र की हमारा सबसे बड़ी ताकत है और महाराष्ट्र का पुलिस हमारा स्वाभिमान है। 1-2 अधिकारी कुछ गलतियां करते, उसके लिए पूरे पुलिस फोर्स को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता, पर यह ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है, इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा, इसलिए वो मौन है, वो कुछ कह नहीं रही है। और इसलिए हम उनको भी पूछना चाहते हैं कि भाई आप भी बता दीजिए कि आपकी जितनी सत्ता में हिस्सेदारी, क्या उतनी हफ्ते में हिस्सेदारी है? इसमें सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। वैभव कृष्ण ने जो लेटर बॉम्ब
उस वक्त योगी जी को लिखा था, उसमें तो पूरा रेड कार्ड दिया था उत्तर प्रदेश का, कौन से पोस्ट पर आने के लिए जो रैकेट चल रहा है वहां 7 या 8 सीनियर आईपीएस अधिकारी का 50 लाख से 1 करोड़ से ऊपर तक वो पूरा रेड कार्ड वैभव कृष्ण ने योगी जी को एक पत्र लिखकर दिया था। आरोपों के घेरे में आए महाराष्ट्र के गृह मंत्री वसूली कांड वाली बैठक को लेकर सफाई पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी नए नए दस्तावेज निकालकर उनके और पवार के दावों की हवा निकाल रही है। भ्रष्टाचार, पुलिस अफसरों की पोस्टिंग में दलाली और एंटीलिया जैसी हैरतअंगेज साजिश। महाराष्ट्र में ऐसे तूफानी माहौल में सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है। बीजेपी पूरे एक्शन में है। आज पूर्व सीएम फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी नेता राज्यपाल के पास उद्धव सरकार की शिकायतों का पुलिंदा लेकर पहुंचे। वहीं कल रात उद्धव ठाकरे ने आरोपों के घेरे में आए अपने गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ बैठक की। इससे महाराष्ट्र सरकार में भागीदार कांग्रेस ने अपने खेमे में रायशुमारी की। उद्धव और कांग्रेस की मुलाकात का मकसद वही मुद्दे थे जिनसे महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हो रही है, लेकिन मुलाकात में बात क्या हुई ये कोई बताने को तैयार नहीं। बहरहाल अनिल देशमुख अपनी सफाई में वीडियो पर वीडियो जारी किए जा रहे हैं। मंगलवार को भी उन्होंने ऐसा ही एक बयान जारी किया, लेकिन आंकड़ों और दस्तावेजों की जंग में पवार और देशमुख बीजेपी से 19 पड़ रहे हैं। देशमुख सफाई बाद में दे पाते हैं, बीजेपी की खुफिया टीम कागज पहले निकाल लाती है। ऐसा ही एक कागज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो 15 फरवरी को देशमुख के एक चार्टर्ड प्लेन के जरिए नागपुर से मुंबई सफर का है। इधर टिकट सामने आया, उधर बीजेपी ने शरद पवार के उस अंदाजे बयां को निशाना बना लिया जिसमें उन्होंने देशमुख की पैरवी की थी। 15 से 27 इस बीच गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे। कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं, और जिसके बारे में जानकारी अगर हासिल करनी है तो बहुत आसान है। बीजेपी ने घेरा तो देशमुख भी सफाई को मजबूर हो गए। सामने आकर कहना पड़ा कि वो मुंबई में ही होम क्वारंटीन थे। नागपूर येथील माझ्या हॉस्पिटलमध्ये राहण्याच्या दरम्यान आणि मुंबईमधील माझ्या होम क्वारंटाईनच्या दरम्यान मी अनेकदा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठका किंवा कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झालो। एक और कागज जो उद्धव सरकार को परेशान कर रहा है वो है पूर्व इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला की टॉप सीक्रेट चिट्ठी, जो अब सार्वजनिक हो गई है। पिछले साल लिखी गई इसी चिट्ठी से ट्रांसफर पोस्टिंग के दलाली रैकेट का खुलासा हुआ था, लेकिन गाज दलालों पर गिरने की बजाय रश्मि शुक्ला पर ही गिर गई। ये जो इंटरसेप्शंस किए नियम के अनुसार और रिपोर्ट जो तैयार की, ये रिपोर्ट तैयार करना आपकी गलती है, क्योंकि इसमें जो लोग लिप्त हैं वे सारे के सारे लोग इसके कारण एक्सपोज होते हैं। हमें लगता है ये सारे षड्यंत्रकारी रिपोर्ट भी है और रश्मि शुक्ला जी ने किसी का भी फोन परमिशन लेके टैप नहीं किया। इलीगल फोन टैपिंग करने का काम वे करती थी। उसी के आधार पे निराधार रिपोर्ट उन्होंने तैयार की। लेकिन जब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी तो रश्मि शुक्ला इलीगली सारे नेताओं के फोन टैप कर रही थी, उसकी भी जानकारी सरकार के पास है। बात हुई थी एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मामले से। गाड़ी में धमाका भले ही ना हुआ हो, लेकिन इस मामले में महाराष्ट्र की सियासत में इतने धमाके कर दिए हैं कि हर तरफ चिंधियां बिखरी नजर आ रही हैं। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार विधानसभा में कल से आज तक मान्यों के बीच वो जो कुछ भी हुआ हो, शायद विधानसभा की दरो दीवार ने कभी इससे पहले ऐसा नहीं देखा होगा। पुलिस बिल को लेकर कल विपक्ष पर जो रवैया अपनाया गया वो आज भी
आक्रोश की शक्ल में गरज रहा है। तस्वीरें आपके सामने। हालांकि विपक्षी नेताओं ने भी आज मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। तेजस्वी और नीतीश आमने सामने हैं तो विपक्षी विधायक आज धरने पर परिसर के बाहर जमे बैठे हैं। बाहर सुरक्षा जबरदस्त, लेकिन इस बीच आप देखिए काली पट्टी बांधकर कल के दिन जो कुछ भी हुआ उसे लेकर नाराजगी और विरोध जाहिर किया विपक्षी विधायकों ने। नारेबाजी, हाथों में पोस्टर। लेकिन कल की तस्वीर भी आपके सामने और इसे लेकर तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और एक सदन अंदर चल रहा है, यानी कि विधानसभा के अंदर एक सदन चल रहा है तो दूसरा एक सदन जो है वो परिसर में बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर चल रहा है। और ये जो एक सदन चल रहा है ये विपक्षी दलों का एक अपना सदन चल रहा है। अंदर स्पीकर विजय कुमार सिन्हा जो है वो कार्रवाई का संचालन कर रहे हैं। लेकिन और बाहर में अगर देखिए तो भूदेव चौधरी जो कि आरजेडी के विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर जो है सदन चला रहे हैं। और आपको पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल कल जिस तरीके से घटना घटी थी उसके बाद आज विपक्ष के सभी विधायकों ने जो है जो सदन का जो है वो बहिष्कार किया है और एक पैरेलल सदन जो है वो बाहर आप देख सकते हैं वो चला रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भूदेव चौधरी जो स्पीकर की भूमिका में है, क्योंकि भूदेव चौधरी जो है वो उप स्पीकर बनने के लिए जो है वो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उसका भी आज चुनाव होना है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो पैरेलल सदन, एक सदन जो अंदर चल रहा है विधानसभा के बिल्डिंग के अंदर और एक सदन जो है वो बाहर चल रहा है मैदान में। और विपक्षी दल जो है वो यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सामान्यतः चर्चा में भाग लेना चाहिए, कोई तरीका नहीं है। और किस तरह से यहां पर खड़ा होकर के जो करवाया गया, यहां पर खड़ा होकर के जो करवाया गया, क्या तरीका है ये? आज तक इतने दिनों से मैं भी विधायक रहा हूं 85 में और 89 में हम लोकसभा में चले गए उस समय, और पिछले चौथे टर्म में हम यहां काम देख रहे हैं और इस प्रकार का दृश्य हमने नहीं देखा आज तक विधानसभा में कि ऐसा कोई दृश्य होता है और इस प्रकार से काम करने की कोशिश होती है। बड़ा भयावह नजारा था जब इस तरह का काम नीतीश कुमार जी के निर्देश पे किया जा रहा था। हम जब सदन में रहते हैं तो नीतीश कुमार गायब रहते हैं। अभी नीतीश कुमार जी के भाषण को हमने सुना। नीतीश कुमार जी समाजवादी के नाम पे कलंक है। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। इस साल पहली बार संक्रमण का आंकड़ा एक दिन में 47,000 से ज्यादा हो चुका है, यानी संकट फिर से दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। मध्य प्रदेश में कल सायरन बजा ताकि लोग जागरूक हों। सीएम शिवराज खुद मास्क बांटने उतर गए ताकि कोरोना को लेकर लोग सावधान हों। मध्य प्रदेश सरकार मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान चला रही है तो अन्य राज्यों में भी कोविड गाइडलाइंस को लेकर नए नए आदेश जारी किए जा चुके हैं। फिर भी कोरोना की रफ्तार धीमी नहीं हो रही। मंगलवार को देश भर में 40,715 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 199 लोगों ने जान गंवाई। फिलहाल देश में एक्टिव केस की संख्या 3,45,377 हो चुकी है और रोजाना ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मास्क तो और भी साल 1.5 साल लगाना ही पड़ेगा, दूरी बनाए रखनी ही पड़ेगी, लेकिन और हाथ धोने ही पड़ेंगे बार बार। लेकिन एक करने की जरूरत है कि वैक्सीन लेने से अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट सुरक्षा कवच मिलता है और यही उसका अर्थ है।
राज्यों की बात करें तो बीती रात फिर से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए। वहां एक दिन में 28,699 नए मामले सामने आए, जबकि 132 पीड़ितों की मौत हो गई। राज्य में सबसे ज्यादा केस मुंबई में 3,512 मिले और 8 मौतें हुई। वहीं पुणे में एक दिन में 3,098 संक्रमित हुए और 31 लोगों की मौत हुई। और आइए इस वक्त आपको सीधे ले चलते हैं असम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जो दल घुसपैठ पर ही फला फूला हो, आज उसके वोट बैंक पर कांग्रेस असम की सत्ता हथियाना चाहती है। क्या ऐसे लोगों के हाथ में असम की सरकार की चाबी देनी चाहिए क्या? देनी चाहिए क्या? जो दल असम के मूल निवासियों के साथ भेदभाव का प्रतीक रहा हो, कांग्रेस आज उसके हाथ में असम को सौंपने की बात कर रही है। कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का भी साथ ले सकती है और जरूरत पड़ने पर किसी को धोखा भी दे सकती है। यहां लखीमपुर में जिन वामपंथियों, जिन लेफ्ट के लोगों के साथ कांग्रेस मिल रही है, इन्हीं वाम वालों को, इन्हीं लेफ्ट वालों को ये कांग्रेस वाले केरल में जाकर के गालियां दे रहे हैं। यहां दोस्ती कर रहे हैं, वहां कुश्ती कर रहे हैं। आपको याद रखना है, ये कांग्रेस का महाजोत नहीं, ये कांग्रेस का महाझूठ है। साथियों, एनडीए की सरकार ने सिर्फ 5 साल में टी वर्कर्स की मजदूरी को बढ़ाकर 2 गुने तक पहुंचाया है। अब वही कांग्रेस बड़े बड़े झूठ बोल रही है, श्रमिक भाई बहनों में भ्रम फैला रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां दोबारा एनडीए सरकार बनते ही टी गार्डन्स में काम करने वालों के लिए जो फैसले हमने लिए हैं, वो और तेजी से लागू किए जाएंगे। टी गार्डन श्रमिकों का जीवन आसान बनाने के लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। एनडीए की सरकार चाय जनजाति के साथियों को, विशेष रूप से बहनों को सम्मान का, गरिमा का जीवन देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस वर्ष केंद्र सरकार ने बजट में भी 1,000 करोड़ रुपए की विशेष व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ चाय बागान में काम करने वाले परिवारों के लिए की है। भाइयों और बहनों, बीते 5 साल हमने असम के विकास की नींव मजबूत की। अब असम को आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए हम काम करने वाले हैं। असम भारतीय जनता पार्टी ने, असम के भाजपा इकाई ने आपके सामने संकल्प पत्र घोषित किया है, आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं आज असम भाजपा की पूरी टीम को, राज्य के पूरे नेतृत्व को इस संकल्प पत्र के लिए, उनकी कल्पना शक्ति के लिए, असम के उज्जवल भविष्य के लिए
उनकी जो प्रतिबद्धता है, जो संकल्प पत्र में उन्होंने पेश किए, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सबको। ये संकल्प पत्र असम की आकांक्षाओं, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस संकल्प पत्र में आत्मनिर्भर असम का रोड मैप है। इसमें आत्मनिर्भर असम के लिए अनेक संकल्प लिए गए हैं। ये संकल्प असम के युवाओं के विकास, उनके लिए नए अवसर बनाने का है। ये संकल्प किसान परिवारों, यहां के मूल निवासियों के निरंतर विकास का है। ये संकल्प पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और आवाजाही बेहतर बनाने का है। 24 मार्च 2020 यही वो दिन था जब कोरोना महामारी की वजह से देश में पहली बार लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। रात 8 बजे पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में रात 12 बजे से 21 दिन के लॉकडाउन का आदेश जारी किया था। आज 1 साल हो गया, कोरोना कुछ कमजोर हुआ, लेकिन एक बार फिर से केसेस फिर बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन हालांकि देश में शुरू हो गया है 16 जनवरी से, लेकिन बढ़ते मामले जो अब 50,000 के नजदीक आ रहे हैं रोजाना के हिसाब से, ये चिंता पैदा कर रहे हैं। माहौल देखिए ऐसा है कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब त्योहार भी नजदीक आ रहे हैं, लोगों का मिलना जुलना बढ़ेगा, दूरी का नियम टूटेगा। तो क्या कोरोना फिर से वही भयानक रूप दिखाने वाला है जो दिवाली के आसपास देश ने देखा था? ये सवाल बना हुआ है। त्योहारों पर भीड़भाड़ बढ़ेगी तो कोरोना की रफ्तार भी बढ़ सकती है, और इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने आगाह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर सलाह दी है कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर त्योहारों के मौके पर अगर जरूरी हो तो स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और आज ही देखिए खबर आई है, महाराष्ट्र के बीड में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है 26 मार्च से 4 अप्रैल तक। तो ऐसे में राज्य सरकारों को केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस गए हैं कि पूरे राज्य में नहीं, लेकिन अगर किसी हिस्से में या कहीं किसी जिले में परेशानी होती है तो वहां पर अपने हिसाब से जो स्थानीय प्रशासन है वो फैसला ले सकता है। लॉकडाउन के 1 साल होने के मौके पर आपको हम दिखाएंगे देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना संक्रमण का स्तर क्या है और पाबंदियां कितनी है। मध्य प्रदेश के 3 बड़े शहरों में शनिवार रविवार का नाइट कर्फ्यू फिर से लौट आया है। देखिए भोपाल से हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट। देश में कोरोना की वजह से पहली बार जब लॉकडाउन लगा था उसे आज पूरा 1 साल हो गया है, लेकिन इस 1 साल में क्या कुछ बदला? जब हम इसकी तह में जाएं तो पाएंगे कि एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर आना तो शुरू हुई, लेकिन खतरा पूरी तरीके से नहीं टला। लॉकडाउन के समय जो तस्वीरें दिखती थी कमोबेश वही तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में अब हर रविवार को दिख रही है, 1 साल पूरा हो जाने के बाद भी। क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते इस तरीके से बैरिकेड एक बार फिर से सड़कों पर आ गए हैं और हर रविवार को सड़कों पर सन्नाटा रहता है, क्योंकि इंदौर, भोपाल और जबलपुर यहाँ पर संडे लॉकडाउन का ऐलान सरकार की तरफ से कर दिया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में ये लॉकडाउन अन्य शहरों में भी जा सकता है, क्योंकि संक्रमण की रफ्तार थमी नहीं है। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि जिंदगी जो पटरी पे आ रही है, यातायात एक बार फिर से सामान्य हो गया है, काम धंधे फिर से शुरू हो चुके हैं, उद्योग एक बार फिर से शुरू होकर के अपनी जो दैनिक दिनचर्या होती है उसमें सब लग चुके हैं। लेकिन जो कुछ नहीं बदला वो है कोरोना की बढ़ती रफ्तार। कोरोना लगभग ये मान के चलिए वैक्सीन के बाद ये लग रहा था कि कोरोना अब खत्म हो जाएगा, लेकिन अपनी पहली बरसी पर, सालगिरह पर कोरोना एक बार फिर से मुंह बाए खड़ा है। सरकारों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है इस कोरोना से कैसे निपटे। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर बीते 24 घंटों में 1500 से ज्यादा कोरोना के नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इंदौर, भोपाल और जबलपुर ये 3 शहर हैं जहाँ की पूरे मध्य प्रदेश का कुल 70% नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़कर 6.2 तक पहुंच गया है। सरकार का ये मानना है कि जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है आने वाले दिनों में उसे और सख्ती करनी होगी। तो कुल मिलाकर के अगर कोरोना का ये जो खतरा आज से 1 साल पहले या अब देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं बदला है,
लोगों ने जरूर ये समझ लिया था कि कोरोना चला गया हो, लेकिन कोरोना ने एक बार फिर से वापस आकर के दिखा दिया है कि अभी और सावधान रहने की जरूरत है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। त्योहार नजदीक आ रहे हैं तो चिंता मन में ज्यादा है और सरकारें भी इसे लेकर सचेत हैं। अलग अलग राज्यों में इसके हिसाब से फैसले भी लिए गए हैं। आपको हम दिखाते हैं दिल्ली, पुणे में किस तरह की स्थिति है। हिंदुस्तान में लॉकडाउन को हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन पिछले कई हफ्तों में कोविड की तादाद काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार ने पब्लिक गैदरिंग्स को बैन कर दिया है। ये किया गया है आगे आने वाले त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए। होली आने वाली है, शब बारात आने वाली है और कुछ ही दिनों में नवरात्रे भी चालू हो जाएंगे। दिल्ली सरकार का मानना है कि बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार ने भी राष्ट्र सरकारों को कहा है कि वो अपने तरीके से कोविड को अपने राष्ट्र के अंदर हैंडल कर सकते हैं। कई राष्ट्र ये भी सोच रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू लगाए जाएं। अब सवाल यही है कि क्या हिंदुस्तान में सेकेंड वेव आएगी या सारे के सारे राज्य कोविड-19 को रोकने में सक्षम रहेंगे। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए नई दिल्ली से, कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ। कोविड के चलते जनता कर्फ्यू लगकर 1 साल पूरा हो रहा है। अगर मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें तो कई जगहों पर कई तरह की छूटें मिल चुकी है। जो छोटे शहर है महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, यहाँ पर नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाया जा रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुंबई में 3,500 केसेस रिपोर्ट हुए थे और 28,000 केसेस एक दिन में महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सेकेंड वेव इस वक्त आई हुई है और ये माना जा रहा है कि लॉकडाउन लगने के 1 साल बाद भी हालत इतनी सुधरी नहीं है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लसीकरण या वैक्सीनेशन देना पड़ेगा, तभी जाकर ये हालात सुधर सकते हैं। फिलहाल 1 साल जब पूरा हो रहा है जनता कर्फ्यू को, तो महाराष्ट्र अपना कोरोना का सेकेंड वेव देख रहा है। कैमरा पर्सन मंगेश आंबले के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। लॉकडाउन को आज 1 साल पूरा हुआ, तस्वीर बदली है लेकिन हालात नहीं। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में पिछले 24 घंटे में 1700 जितने केसेस आए हैं, जो कि पिछले 1 साल में आए केसेस से सबसे ज्यादा है। और अगर बात करें कोरोना की, तो कोरोना के मामलों में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती रहती है। और आप देख सकते हैं जो कोरोना के लिए जिस तरीके के जो टेंट लगाए गए थे, ये टेंट जो है वो कोरोना की फ्री टेस्टिंग टेंट लगाए गए थे। वो जो टेंट है वो पिछले कुछ दिनों में उखड़ गए थे, लेकिन एक बार फिर जैसे जैसे कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, एक बार फिर प्रशासन के जरिए इस तरीके के टेंट लगा दिए गए हैं। साथ ही अगर अहमदाबाद शहर की बात की जाए तो अहमदाबाद शहर में आज भी जो सिटी बस है उसको बंद रखा गया है। तो वही पार्क की बात की जाए या रिवर फ्रंट की बात की जाए तो यहाँ पे लोगों के लिए भी इसे बंद कर दिया गया है ताकि कोरोना के मामलों पे कंट्रोल लाया जा पाए। वही मॉल और सिनेमा गृह जो है उनको सैटरडे संडे में बंद रखने का आदेश दिया गया है। तो वही अब होली भी आ रही है, तो होली को लेकर भी सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है कि सिर्फ जो होली का दहन है उसे किया जा सकता है, लेकिन लोग एक दूसरे पे कलर डालने के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। वैक्सीनेशन का काम जो है वो जहां दिन में 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन का एक टारगेट सरकार के जरिए रखा गया था, उसको बढ़ाकर अब 3 लाख कर दिया गया है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी गांगर, अहमदाबाद, आज तक। पिछले साल मार्च में ही राजस्थान में कोरोना का पहला मामला आया था। इस बार मार्च में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार सड़कों पर सन्नाटा था, इस बार देख सकते हैं कि सड़कों पर गाड़ियों की रेलमपेल है, गाड़ियां आ जा रही हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर भीड़ नजर आ रही है। पिछली बार सन्नाटा पसरा हुआ था, राजस्थान पहला राज्य था जिसने लॉकडाउन की घोषणा की थी। इस बार कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोगों में एक खौफ कोरोना का कम हो गया है। यही वजह है कि पिछली बार मार्च में शुरुआत होकर कोरोना 100 से ऊपर चला गया था। इस बार भी ऐसा लग रहा था कि कोरोना खत्म होने जा रहा है। 10-12 मामले जयपुर में आ रहे थे, वहां से 181 मामले आने शुरू हो गए हैं। 60-70 मामले राजस्थान में आ रहे थे, 600 से ऊपर मामले सामने आने लगे हैं। ये होली का बाजार सजा हुआ है, हालांकि लोग बहुत कम आ रहे हैं। देख सकते हैं पिचकारी यहाँ पर सजी हुई है, अबीर बिक रहे हैं, गुलाल, लेकिन लोग बहुत कम आ रहे हैं। लोगों से बातचीत करते हैं। क्या होली में कम आ रहे हैं क्या लोग? हाँ, बहुत लोग कम आ रहे हैं कोरोना की वजह से। हाँ, हालांकि
दूसरी जो दुकानें हैं वहाँ पर किराना की, वहाँ पर देखा जा सकता है कि भीड़ भाड़ है, लोग मास्क लगा कर आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद होली एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए भी। पिछली बार दिवाली के बाद लगातार कोरोना विस्फोट हुआ था और सरकार को संभालने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। इस बार होली में ऐसा ना हो, इसके लिए सरकारी जो कार्यक्रम होली के हैं वो तो कैंसिल कर ही दिया गया है। इसके अलावा बाकी होटल्स भी हैं, वहाँ भी होली के कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, लेकिन लोग अपने अपने घरों में, अपने मोहल्ले में होली मनाएंगे, जिसे लेकर सरकार में एक डर बना हुआ है। हालांकि बाजार में भीड़ भाड़ नहीं देखी जा रही है, कोरोना का असर होली के त्योहार पर भी देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरह से कोरोना के मामले राजस्थान में बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से डराने वाले आंकड़े हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज।